दोस्तों, प्यार की सरहदें के 46वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता, कितना समय लगेगा तुझे? जल्दी कर, 2 बार बुलावा आ चुका। हो गया बस। अमृता अपना दुपट्टा पिनअप करते हुए बोली। क्या हो गया? अभी तो बाल भी नहीं बनाए। रिया ने कहा। हाँ तो रुक जरा, 2 मिनट लगेंगे। क्या 2 मिनट? 2 घंटे लगेंगे जब तक शादी पूरी हो जाएगी। रिया ने कहा तो अमृता ने उसकी तरफ घूर कर देखा। क्या हुआ? तू निकल, चल निकल, जा देख कहीं शादी हो गई तो। अमृता ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अरे अरे क्या, जा, मैं आ जाऊंगी पीछे से। ये सही है, यही करना चाहिए, ध्रुवी ने हंसते हुए कहा। ध्रुवी? क्या ध्रुवी? जब से आईना रोके खड़ी थी, उसे मौका दे रही थी वो रेडी हो जाए। वही तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, यह मुझे ही सुना रही है। अच्छा सॉरी, चल अब जल्दी से रेडी हो जा, चलते हैं। तुम जाओ ध्रुवी, तुम भी जाओ, मैं आई थोड़ी देर में। रुकते हैं थोड़ी देर, फिर साथ चलते हैं ना, ध्रुवी ने कहा। नहीं, जाओ तुम लोग, रू को जरूरत होगी, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ, अमृता ने कहा तो ध्रुवी मुस्कुराकर हामी में सर हिला दिया और रिया के साथ जाने लगी। पर फिर वापस घूमकर अमृता के गले लगकर बोली। तुझे ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। दोनों? अमृता उससे नजर चुराते हुए बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। बस करो अमृता, यहाँ सबको दिख रहा है कि क्या है। ध्रुवी, देर हो रही है, अमृता ने कहा और अंदर जाकर बाल बनाने लग गई। चल, इसे तो राजवीर सर ही संभाल सकते हैं, तेरे मेरे बस का नहीं है, रिया ने कहा तो ध्रुवी हंस पड़ी और दोनों अमृता को जल्दी बाहर आने का बोलकर वहां से चले गई। बाहर आकर बहुत चहल पहल दिखी थी। बारात के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। सब अपने अपने हिसाब से काम में लगे हुए थे। रिया और ध्रुवी रू के पास आई जो अपनी माँ और चाचे के साथ द्वाराचार की तैयारियां कर रही थी। उन दोनों ने देखा और बोली। आ गई तुम लोग? जाकर जरा दी को देख लो, कोई मदद तो नहीं चाहिए? और अमृता कहाँ है? वो आ रही है, पर तुम तो जाकर तैयार हो जाओ, ध्रुवी ने कहा। बस हो गया सब, अब जा ही रही हूं, कहकर रू ने अपनी माँ की ओर देखा, फिर अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ध्रुवी और रिया उसकी बहन के कमरे की ओर, जहां वो तैयार हो रही थी, वहां चली गई। राजीव बाहर प्रांगण में सबके साथ था। सब लोगों की मदद करते हुए अपने आप में हंस पड़ा। आज से पहले भी उसने कभी ये सब न किया था और न ही देखा था। उसे तो बस इतना पता था कि शादी में तो रेडी होकर पहुंच जाओ, रिजॉर्ट, डांस करो, फोटो खिंचवाओ और तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाओ। उससे पहले ये सब तैयारियां होती है, ये तो उसे मालूम ही नहीं था। हंस क्यों रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा है ये सब? रेहान ने उसे देखकर पूछा। अरे नहीं, सब बहुत अच्छा है, इसके पहले कभी किसी की शादी में इतना अच्छा नहीं लगा। रेहान उसे देखकर मुस्कुराया और बोला। एक बात बताओ, ये रूप असली है या फिर जो 2 दिन से दिखा वो? राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बोला। मुझे तो बेफिक्री से जीना पसंद है, पर जिससे दिल लगा बैठा हूं उसे अकेले को पूरी दुनिया के हिस्से की फिक्र है, तो बैलेंस करना पड़ता है, जब जैसा समय तब तैसा रूप। उसके बात सुनकर रेहान हंसा और बोला। सही है, ऐसा ही होना चाहिए, दोनों एक जैसे हो ऐसा कम ही होता है। बाय द वे, अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा वो छोड़ो रूप कुछ खास सूट नहीं करता तुम पर। सॉरी यार, थोड़ी बदतमीजी करी मैंने तुमसे, क्या करूं, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी और तुम्हारे साथ हंस रही तो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था। रेहान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला। तुम बहुत साफ दिल के हो, वरना ऐसे कोई किसी के मुंह पर यह सब नहीं कहता। बाकी जैसा तुम्हें लगा वैसा कुछ नहीं है, मेहमान है वो और देख रहा था कि गुमसुम रहती है तो बात करने की कोशिश करता था, और कुछ नहीं। चलो तुम बैठो, मैं जाकर कुछ काम देख कर आता हूं। मैं चलूं साथ में? नहीं, बहुत लोग हैं, जरूरत लगी तो बुला लेगा, कहकर वो रेहान चला गया। राजवीर सब और जगमगाहट देख रहा था। ध्रुवी और रिया उसे नजर आई तो उनकी ओर बढ़ गया। ध्रुवी, अच्छा हुआ दिख गई, मेरा मोबाइल तो दे, राजवीर ने कहा। ओ सॉरी, वो तो मैं कमरे में ही भूल आई, माँ से बात करते करते टेबल पर रखा और वहीं भूल गई, ध्रुवी ने कहा। इसलिए कहता हूं अपना फोन चार्ज रखा करो, जाओ लेकर आओ। भाई मैं थोड़ा किसी काम से जा रही थी, आप जाकर ले लो ना, अमृता कमरे में ही है, ध्रुवी ने कहा और आगे बढ़ गई। जानबूझकर अमृता के कमरे में होने की बात कह गई, वरना राजवीर से डांट भी पड़ती और उसे जाना भी पड़ता। राजवीर ध्रुवी को आवाज देने को हुआ, फिर हल्के से मुस्कुराकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर देखा हल्का दरवाजा खुला हुआ था। झांक कर देखा तो अमृता आईने के सामने बैठकर रेडी हो रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बस 2 मिनट, आ गई, अमृता की आवाज आई।
राजवीर हल्के से मुस्कुराया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अमृता ने गर्दन घुमाई तो राजवीर को देखकर चौंकते हुए बोली, आप? पता लगा तुम कमरे में अकेली हो तो आ गया। थोड़ा समय मिल जाएगा अकेलेपन में। राजवीर ने उसकी तरफ देखकर शरारत से कहा। जी। अमृता पीछे हटी पर वहां जगह नहीं थी। राजवीर उसकी ओर बढ़ा तो वो झट से दूसरी ओर घूम गई और बोली, प्लीज जाइए यहां से, ये सही नहीं है। राजवीर मुस्कुराकर उसके पास आया। वहीं टेबल पर उसका मोबाइल था। उसने उठाने और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या सही नहीं है? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से तो कुछ देर साथ तो रह ही सकते हैं। राजवीर के पास होने के एहसास में ही अमृता की घबराहट बढ़ गई थी। अपनी आंखें बंद कर वो खुद को शांत करते हुए बोली, कुछ भी मत बोलिए। मैंने कब कहा कि मैं आपसे? वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही चिहुक उठी। राजवीर ने उसे पीछों से बाहों में भर लिया। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। राजवीर उसके कान के पास फुसफुसाया। उसके सांसों के स्पर्श से अमृता वही जड़ हो चुकी थी। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। बोलो, चुप क्यों हो गई? कहते हुए उसने अपनी ओर घुमा लिया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, धड़कनें करती हैं बगावत, आंखों में अक्स छुपाए बैठे हैं। हाय, ये इकरार की अदा भी कमाल है उनकी। अगर इश्क नहीं तो बताएं हुजूर, क्यों पहलू में समाये बैठे हैं? अमृता ने उसकी ओर देखा और तुरंत उससे अलग होकर जाने लगी। रुको, कुछ भूल रही हो। अमृता ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। राजवीर आगे आया और उसके सामने अपनी हथेली बढ़ाई जिसमें अमृता की ईयरिंग थी। जब राजवीर आया तो उस समय वो ईयरिंग पहन रही थी, पर उसे देखते ही उसके हाथ से छूट गई। राजवीर ने उठाया और उसके सामने खड़ा था। अमृता ने देखा और लेने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिए, पर उसी समय राजवीर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अमृता ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। दे दूंगा, पर पहले बोलो कि प्यार है। अमृता ने 2 पल उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले बाहर चली गई। बहुत सख्त है ये लड़की। नहीं कहना ना कहती, पर अपनी ईयरिंग तो लेकर जाती। राजवीर ने अपना सिर पीट लिया। वो भी बाहर आ गया और अमृता को ढूंढने लगा, पर वो नहीं दिखी। कुछ देर बाद बारात के आने की सूचना मिली और सब लोग द्वाराचार के लिए आ गए। उनमें सब के बीच अमृता उसे नजर आई और वहां उसे बुलाए कैसे? ध्रुवी ने भी कुछ नहीं कह सकता कि उसकी ईयरिंग उसे दे दे। द्वाराचार की रस्म पूरी हुई और आदर सहित सब बारातियों का प्रवेश हुआ। फिर जलपान आदि का दौर शुरू हो गया। राजवीर की नजर अमृता पर ही थी। वो उसे कहीं जाती हुई दिखी। राजवीर ने इधर उधर देखा और उसके पीछे आ गया। मौका देखकर सबसे नजर बचाकर उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ओट में खींच लिया। अमृता ने चौंकी नहीं, न ही चिल्लाई। तुम चौंकी नहीं? अमृता ने अपनी ओर देखकर राजवीर से बोला। हाथ छोड़िए मेरा। अमृता ने बांह छुड़ाते हुए कहा। तुम नहीं चौंकी? मतलब तुम्हें पता था कि मैं हूं? मतलब तुम चाहती थी कि मैं ये करूं, इसलिए यहां आई? राजवीर ने उसे स्कैन करते हुए कहा। अमृता का गला सूखने लगा था। मेरी ईयरिंग वापस कीजिए, वहीं देने आए हैं ना? अमृता नजर चुराते हुए बोली। राजवीर ने उसे दीवार से टिका दिया और करीब होकर बोला, पक्का यही बात है? मैं तो कुछ और सोच कर लाया था तुम्हें यहाँ। अमृता ने उसकी ओर देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वो जाने को हुए, पर राजवीर ने उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके स्पर्श से अमृता बुरी तरह कांप उठी थी। उसने अपने आंखें कस के मींच ली और वो भले ही न कहे, पर राजवीर के पास आने में कई तरह के एहसासों से भर उठती थी। वो एक बार इन्हीं एहसासों से परिचित हो रही थी कि राजवीर का स्पर्श अपने कानों पर महसूस कर कर उनके आंखें खुली। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और उसकी इयरिंग पहनाते हुए बोला, बहुत टफ हो यार, कैसे होल्ड करती हो खुद को? मुझे तो जिस दिन ये एहसास हुआ कि इश्क है तुमसे, तुम्हें बताने को मचल उठा। राजवीर अपनी बात बोल रहा था। अमृता उसे ही देख रही थी। गाने के बोल उसके कानों से टकरा रहे थे। जाग उठा है सपना किसका मेरी इन आंखों में, एक नई जिंदगी शामिल हो रही है सांसों में। किसी की आती है सदा हवाओं में, किसी की बातें हैं दबी सी होठों में। रात दिन मेरी आंखों में कोई परछाई लहराने सी खामोशियां गुनगुनाने लगी है। जाओ। राजवीर की आवाज पर अमृता ने उसकी तरफ देखा। तुम तो कहोगी नहीं कि मैं अच्छा लग रहा हूं। मैं ही कह देता हूं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। यूं तो हमेशा ही लगती हो, पर आज कुछ ज्यादा ही लग रही हो। किसी की नजर न लगे, इसलिए नजर का टेका लगा लेना। अमृता ने उसकी तरफ देखा। मैं ही लगा देता हूं, कहकर उसके करीब हुआ और उसकी आंखों में से देखते हुए झुककर उसके कान के पीछे अपने अधरों से छू कर लिया। अमृता की सांसें ही अटक गई। राजवीर उससे अलग हुआ और उसे देखते हुए बोला, इतने अधिकार दे चुकी हो, फिर भी इनकार कर देती हो, क्यों? डर लगता है कि मैं साथ छोड़ दूंगा, या फिर शक है कि मैं दिल्लगी कर रहा हूं? ऐसा कुछ है तो जान लो। दिल्लगी ही करनी होती तो लड़कियों की कमी नहीं है मुझे। तुम्हारे पीछे इतने जतन न करता मैं।
एक बार अपने खोल से बाहर आकर यकीन करके देखो। मर जाऊंगा पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अमृता का दिल भर आया था। शक वही था उसे, राजवीर पर, लेकिन डर है तो ये तो सच कहा उसने। डर है कि उनका मेल ना हो पाए, शायद दूर चला जाए वो भी। चलो इकरार न सही, हमेशा की तरह इनकार ही कर जाओ, मुझे उसमें भी सुकून मिल जाता है। राजवीर ने फिर कहा, पर अमृता अभी भी कुछ नहीं बोली। राजवीर ने उसे देखा और नाम में सर हिलाते हुए बोला, क्या साइलेंट किलर, पूरी तरह नाम सार्थक करती हो तुम। सच में तुम्हारी यह साइलेंसी एक दिन मुझे किल जरूर कर देगी। जाओ, कहकर वो उसे दूर हो गया। अमृता आगे बढ़ गई। राजवीर ने उसे एक नजर देखा, फिर चेहरा फेर कर अपने रास्ते चल पड़ा। उसने अपने हाथ पर पकड़ महसूस हुई तो उसने नजर घुमाई। अमृता उसका हाथ थामे खड़ी थी। राजवीर कुछ बोलता उससे ही पहले अमृता उसके सीने में लग गई। राजवीर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। बोला, बेशक कुछ नहीं, पर इकरार तो यही था। पहली दफा वो इस तरह मुस्कुरा कर उसे सीने से लगी थी। राजवीर भी कुछ नहीं बोला और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अमृता उससे अलग हुई और उसकी तरफ देखा। राजवीर ने भी उसकी तरफ देखा और अपनी भवें उचकाई। अमृता ने कुछ वही कहा। उसके पास आकर उसके गले पर हल्के से चूम लिया और धीरे से बोली, नजर के टीके की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। कहा और बिना और उसकी ओर देखे वापस घूम गई, पर राजवीर ने उसकी हथेली थाम ली और बोला, इसे ऑफिशियल हाँ समझू, मान लूं कि तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है। अमृता ने उसकी तरफ देखा और अपने दूसरे हाथ की मदद से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आई हेट यू, कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। फिर उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी और सरपट से भाग गई। राजवीर खुशी से उछल पड़ा, फिर इधर उधर देखकर बालों में हाथ घुमाते हुए आगे बढ़ गया। उसके हाथ गाल पर लगे चले गए और अपने मन में एक गुदगुदी सी महसूस हुई। चलते चलते उसकी गाड़ी में ब्रेक लग गई और इसी तरह से राजवीर अपने ख्यालों से भी बाहर आ गया था। उसने देखा कि मंजिल तक पहुंच चुका था। वो यहाँ तो आ गया, पर गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वक्त भी कैसे बदलता है ना। कितना अच्छा वक्त था वो, अब कब से यादगार लम्हों में उनके जीवन में जगह बनाई थी। रू की बहन की शादी का वो सफर उनके प्यार को एक नया आयाम दे गया था। हमेशा इनकार करने की लगे रहने वाली अमृता ने न सिर्फ अपने प्यार की स्वीकृति दी, बल्कि राजवीर पर पूर्ण विश्वास भी जताया था। शादी के बीच उनके इशारों से अटकेलियां, फिर शादी के बाद छुपकर अमृता के बाइक पर लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना, बारिश में भीगना, वो पल वो लम्हे आज भी दिल के कोने में अपनी तरह जगह कायम बनाए हुए थे। पर आज वक्त ने ऐसी करवट ली जिसने खुद ही राजवीर पर खुद सारे हक दे दिए थे। उसी से आज बात करने में भी वो कई बार सोचता था। वक्त जरूर बदला था, पर आज भी उसके ख्यालों में, उसके एहसासों में अमृता ही समाई थी। वो बनुबा का होकर कभी नहीं हुआ और अमृता से दूर रहकर भी उसी का रहा। पर यह सब किससे कहे और कैसे कहे? कैसे कहे अमृता को वापस आ जाए उसकी जिंदगी में? क्यों जो जगह उसी की ही थी। बेख्याली में भी आता है ख्याल तेरा, बेकरारी मेरी करती है सवाल तेरा, तेरी वफाओं की उम्मीदें हैं मुझको, तेरी निगाहों की पनाह दे मुझको, सुन ए हमनशी आस ये तेरी, मुझको तड़पाने लगी है, खामोशियां गुनगुनाने लगी है। क्या राजवीर गाड़ी से बाहर निकलकर अमृता के घर में चला जाएगा या फिर वहीं से वापस लौट आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 47वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजवीर ने अपनी मंजिल पर गाड़ी पहुंचकर रोक दी थी। गाड़ी के रुकने के साथ ही वो अपने अतीत के पन्नों से भी बाहर आ गया था। उसने सामने देखा, 4 कदम दूर पर उसका पूरा सुकून मौजूद था, पर यह 4 कदमों का फासला उसे बहुत भारी लग रहा था। वो आ तो गया था, पर जो सोच कर आया था कि अमृता न सही कुशल से मिलकर सब जानने की कोशिश करेगा, उसके लिए अब हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आ ही गया था तो एक कोशिश बनती ही थी। अमृता कहाँ है, कैसी है, ये सब जानने को कितना बेचैन हो रहा था। वो राह पर चाह कर भी अब तक उसे पहुंच नहीं पाया था। आज जब वो सामने है तो बिना सब जाने उसे चैन नहीं पड़ रहा था। जानता था कि उसकी जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं रही होगी। उसकी हर कठिनाई का पता लगाना चाह रहा था। दर्द तो दोनों के ही हिस्से में आया था और वो दोनों ही एक दूसरे के हमदर्द बन सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। इन सब के बातों को मद्देनजर उसने अमृता से मिलना जरूरी समझा। आगे के लिए क्या फैसला लेना है वो सब इस पर ही निर्भर करता था। वो गाड़ी से बाहर आ गया। दोपहर का समय था। सर्दी की दोपहरी बहुत सुहानी लगती है। वो आगे बढ़ाकर देखा तो बाहर पार्क में ही बच्चे झुंड बनाकर खेल रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर अमृता के साथ दूसरे टीचर्स उन पर निगरानी रखे हुए थे। राजवीर गेट के पास पहुंचा ही था कि कुशल की नजर राजवीर पर पड़ी और खुशी से चिल्लाया, पापा।
राजवीर के साथ ही इस आवाज ने अमृता का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। जहां राजवीर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, वहीं अमृता की मुस्कान जाती रही। कुशल भागते हुए राजवीर के पास पहुंचा। राजवीर भी उसके लिए झुक गया और अपनी गोद में उठाकर घुमा दिया। कुशल इस पर खिलखिलाने लगा। बहुत मजा आ रहा है, कुशल ने चहक कर कहा। राजवीर रुका और उसे अपनी गोद में ही लिए देखा। कितने दिन बाद आए हैं पापा, मैंने आपको कितना सारा मिस किया, कुशल ने गले से लिपटते हुए बोला। राजवीर ने उसे अपने गले लगा लिया और बोला, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। फिर आप आए क्यों नहीं? काम में फंसा था, फिर तुम अपनी मम्मा के साथ थे तो मुझे फिक्र नहीं थी, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसकी नजर कुछ दूर खड़ी मिशी पर पड़ी, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। राजवीर ने नीचे झुकते हुए अपनी बाहें खोल दी और कुशल को नीचे उतार दिया। मिशी 2 कदम बढ़ी, फिर रुक गई। राजवीर ने मुस्कुराकर उसे अपने पास आने का इशारा किया तो भागते हुए आकर उसके गले लग गई। मिशी को अब जाकर पिता को वो स्नेह मिल रहा था जिसे वो कब से तरस रही थी। वहीं राजवीर भी अकेलेपन को महसूस कर रहा था। वो जानता था कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। मिशी उसकी जिम्मेदारी थी, उसे एक बेहतर परवरिश देना राजवीर का ही फर्ज था, पर चाहकर भी उसे नहीं सब कर पा रहा था। उसे दूर रहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसे देखकर बनुबा की याद आ जाती थी। उसे उसका जिक्र भी मंजूर नहीं था, पर अमृता को मिशी के साथ इस तरह नॉर्मल और प्यार भरा व्यवहार करता देख उसे एक पॉजिटिव नजरिया मिला कि जब अमृता उसे प्यार दे सकती है जिसका कोई रिश्ता नहीं, मिशी ने फिर राजवीर क्यों नहीं, और उसका तो रिश्ता भी है उसके साथ। एहसास हुआ मिशी के अकेलेपन का जब चंद दिनों के साथ वो अमृता के अलग होने पर बीमार हो गई। वो अपने दर्द में मिशी को दर्द दे रहा था। नाइंसाफी हो रही थी उस बच्चे के साथ। कैसी हो? राजवीर ने उसे अलग करके पूछा। मैं अच्छी हूं, मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, घर में सब कैसे हैं? उसके जवाब पर राजवीर की नजर अमृता पर चली गई। सब अच्छे हैं पापा, अभी कुछ दिनों बाद स्कूल में सर्दी की छुट्टी पड़ने वाली है, मम्मा और कुशल को घर लेकर चलते हैं ना, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे, बहुत मजा आएगा। मिसी की बात सुनकर कुशल ने भी उसकी बातों का समर्थन कर दिया। राजवीर की नजर फिर अमृता पर चली गई। इधर तीनों का मेल मिलाप जारी था, उधर सभी टीचरों की नजर अमृता पर ठहरी थी। सबकी आंखों में हैरान मिश्रित एक ही सवाल था। अमृता जिसकी नजर राजवीर और बच्चों पर अचानक इसे सबकी नजर खुद पर होने का आभास हुआ और उसने उनकी तरफ देखा। क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? अमृता ने कहा। मैम, आपने बताया नहीं कि आपके पति हैं, एक शिक्षिका ने राजवीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमृता की आंखें फैल गई। उसे कुशल का राजवीर को पापा कहना याद आ गया। हाँ मैम, और हैरानी की बात तो यह है जब आपके पति यही हैं तो आप अपना घर छोड़कर क्यों रहती हैं? एक और सवाल ने अमृता पर वार कर दिया। वह अभी कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि एक और सवाल आ गया। हमें तो लगता है कि आप शायद विधवा हैं, पर ये तो क्या आपका डिवोर्स हुआ है, जब भी आप अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं? डिवोर्स क्यों हुआ आपका, और डिवोर्स के बाद भी आप लोग मिलते हैं? अरे मिलना तो पड़ेगा ना, बच्चों का जो बंटवारा हुआ है। पर अगर सब इतना ही नॉर्मल है तो फिर मैम ने कुशल के एडमिशन फॉर्म पर पिता की जगह अपना नाम क्यों लिखा है? अमृता का गला चौक होने लगा था। इन्हीं सब बातों से तो वो बचना चाहती थी, जानती थी कि उसे लेकर कई सवाल होंगे सबके मन में। सबने अपने हिसाब से उनके जवाब भी तलाश किए होंगे, पर कोई इस तरह से सवाल करे ये सब कभी नहीं चाहती थी। आज के बाद सबके मन में कई सारी बातें कुलबुलाएंगी और हर नजर फिर से अपने तरीके से उसे जज करेंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने कुशल को नाजायज बुलाना शुरू कर दिया। अमृता ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर पूरी हिम्मत करके उनके मुखातिब हुई। आपको यहाँ काम करने की तनख्वाह मिलती है, न कि किसी की पर्सनल लाइफ जानने की। अपने काम पर ध्यान दीजिए, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अमृता के कड़क लहजे ने तो कहा तो सब अपने काम में लग गई। अमृता ने राजवीर की तरफ देखा और उसकी ओर बढ़ गई। राजवीर ने उसे अपनी ओर आते देखा तो उठकर खड़ा हो गया। अमृता उसके पास आई और बोली, क्यों आए हैं आप यहाँ? मना किया था ना? राजवीर ने उसे गहरी नजर से देखा और बोला, हाँ, पर मन नहीं माना। अपने बच्चों से मिलने को तड़प उठा तो चला आया, वो भी तो मिस कर रहा था मुझे। आपको एक ही बात क्यों नहीं समझ आती कि? अमृता की आवाज तेज हो गई, जिसका आभास करते हुए खुद को सीमित करते हुए दबी मगर क्रोधित लहजे में बोली कि कुशल आपका बेटा नहीं, फिर किसका बेटा है? राजू ने तुरंत ही धीमे स्वर में सवाल दाग दिया। यह मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, तो मैं भी आपका इस बात पर यकीन करना जरूरी नहीं समझता। राजू का
उत्तर भी उतनी ही तेजी में आया। अमृता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी कुशल की आवाज गूंजी, मम्मा, पापा ने कहा कि हम छुट्टियों में घर जाएंगे, है ना पापा? अमृता ने सुना तो चौंक कर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बेटा, आपकी मम्मा मान जाए फिर मैं ले चलूंगा सबको। मम्मा मान जाइए ना, बहुत मजा आएगा। कुशल और मिशी ने दोनों तरफ से अमृता का हाथ पकड़कर विनय भाव से कहा। अमृता कुछ समझ नहीं पा रही थी। मम्मा मान जाएगी बेटा, अभी छुट्टियां में समय है, फिलहाल हम सब घूमने चलते हैं। आपकी गाड़ी में बैठकर? कुशल ने उसकी तरफ देखकर पूछा। आपकी गाड़ी में बैठकर, राजवीर ने कहा तो कुशल खुशी से चहक गया। ये मेरी गाड़ी, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है और हम सब घूमने जाएंगे। पापा, हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। बिल्कुल, जैसा आप कहो। राजवीर जानबूझकर कुशल की बातों को और ज्यादा तवज्जो दे रहा था। चलिए मम्मा, जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें घूमने जाना है। मैं कहीं नहीं जा रही। अमृता ने राजवीर की तरफ घूरते हुए कुशल से कहा। कुशल, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने बताया उन्हें रहने देते हैं, हम तीनों चलते हैं। अमृता की आंखें छोटी हो गई। ओके मम्मा, हमें रेडी कर दो। कोई कहीं नहीं जाएगा कुशल। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? मैं लेकर जाऊंगा अपने बच्चों को। बच्चों, चलो मैं रेडी करता हूं आप दोनों को। दोनों ने खुश होकर गर्दन हिलाई और कमरे की तरफ बढ़े। तभी राजवीर ने आवाज दिया, अरे रुको, आप दोनों के लिए कुछ नए ड्रेसेस लाया हूं, अभी लेकर आया। कहकर वो गाड़ी से कुछ शॉप पर से लेकर आया और एक मिशी की तरफ और 3 पार्थ की तरफ बढ़ाकर बोला, आपने कहा था ना कि आपके सारी ड्रेस पुरानी हो गई है, तो आपके लिए 3 लेकर आया। थैंक यू पापा, कुशल खुश होते हुए बोला। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे ना आपके जैसा सेम सेम कपड़े पहनकर घूमने जाना है और आपके जैसे बाल भी बनाने हैं। अच्छा, अभी तो मुश्किल है, पर नेक्स्ट टाइम आपकी ये विश भी पूरी करेंगे। अभी चलकर रेडी हो, नहीं तो देर हो जाएगी। राजवीर दोनों के साथ आगे बढ़ गया। अमृता अवाक सी देखती रह गई। जानता हूं तुम सीधे तौर पर किसी चीज के लिए नहीं मानोगी, यह टेढ़ा रास्ता ही तुम्हारे ऊपर काम करेगा, राजवीर ने मन ही मन कहा। अमृता उनके पीछे कमरे में आई और कुशल के हाथ से बैग से लेकर राजवीर की तरफ बढ़ाकर बोली, इन सब की जरूरत नहीं है, वापस लेकर जाइए। अब अपने बच्चे की जरूरत पूरी कर सकती हूं मैं भी कर सकता हूं उसकी हर जरूरत पूरी। राजवीर सिंह चौधरी का बेटा है, वो हर तरीके से बेस्ट डिजर्व करता है। उसके पिता की इतनी हैसियत है कि उसे बेस्ट से बेस्ट जीवन दे सके। साइड होइए प्लीज, कहकर उसे एक तरफ कर दिया और बैग लेकर कुशल को तैयार करने लगा। राजवीर की जिद और कुशल की खुशी दोनों के आगे अमृता खुद को बेबस पा रही थी। दोनों बच्चों को रेडी कर कर राजवीर उठकर खड़ा हुआ और अमृता की तरफ तिरछे देखकर कुशल से बोला, अच्छा कुशल, आपने बताया नहीं, आप पहले मुझे मिस करते थे या नहीं? मतलब जब आप मुझसे मिले नहीं थे, मतलब यहां से आने से पहले, मतलब नानू के घर पर जब हम रहते थे तब? हाँ, करता था ना, वहां सब बहुत गंदे थे, मम्मा को बहुत रुलाते भी थे। जब भी मम्मा रोती थी तो आपको बहुत मिस करता था। राजवीर के मन में एक टीस सी उठी, पर खुद को मजबूत करके आगे बोला, और कौन कौन थे वहां? वहां कुशल। अमृता ने कुशल को रोकना चाहा, पर राजवीर कुशल की उंगली थामते हुए बोला, चलो चलते हुए बात करते हैं। अमृता का मन आशंकित हो उठा कि कहीं पार्थ अपने भोलेपन में वो सब भी न कह दे जो राजवीर को पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी चलूंगी, अमृता ने एकदम से कहा, जिससे राजवीर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, पर उसकी तरफ घूमते हुए उसे छुपा गया। ठीक है, हम बैठते हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, राजवीर वहां बैठते हुए बोला। अमृता ने उसे घूर कर देखा और बोली, बाहर जाइए आप। अमृता के इस तरह बोलने से राजवीर को डांट पड़ता देख दोनों बच्चे हंस पड़े। राजवीर बात समझते हुए उठकर खड़ा हुआ और अपना गला साफ करके अमृता के पास होकर बोला, घूर क्यों रही हो? प्यार से भी तो कह सकती थी, चला जाता, जल्दी आना। कहते हुए राजवीर ने अपनी आंखों पर गोगल्स चढ़ाए और दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल गया। कुछ ही देर के बाद सब वहां से निकल गई। कुशल की खुशी का ठिकाना नहीं था, कभी आइसक्रीम के लिए गाड़ी रुकवाता तो कभी कुछ देखकर। कुछ देर के बाद सब वहां से सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। दोनों बच्चे वहां की रौनक और नजारे देखकर बहुत खुश हुए थे। रास्ते में खरीदी ढेर सारी खाने पीने की चीजों का मजा लेकर राजवीर के साथ खेलने लगे। तीनों की हंसी वहां गूंज रही थी। दूर बैठी अमृता की नजर उन पर ही बनी हुई थी। खाली आंखों में एक दर्द पसर आया था। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और बच्चों से बोला, अब मैं थक गया हूं, आप दोनों खेलो, मैं थोड़ी देर बैठता हूं। कहकर अमृता के पास आकर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। अमृता अब भी खोई सी कुशल को ही देख रही थी। राजवीर ने उसे आवाज दिया और उसने रिएक्ट नहीं किया।
तो उसके सामने चुटकी बजाई। अमृता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहाँ कोई हो? अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। राजवीर ने कुछ देर देखा और फिर बोला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा परिवार भी है। जब माता पिता थे तो खुद को अनाथ क्यों बताती थी तुम? अमृता चुपचाप बैठी घास को तोड़ रही थी। पार्थ ने कहा कि वो लोग हर्ट करते थे तुम्हें। क्यों? अमृता ने अब भी कुछ नहीं कहा तो राजवीर ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा जो ये कम बोलने वाला स्वभाव है ना, उलझा कर रख देता है। ये कहना और बात है कि तुम्हारी आंखें बोलती है, पर कभी कभी जुबान से भी कुछ कहना जरूरी हो जाता है। कुछ तो बोलो। आई वॉन्ट टू नो कि इतने साल तुम्हारी जिंदगी कैसी रही? कहाँ गायब हो गई थी तुम? अगर शादी हुई है तो तुम्हारी आज अकेली क्यों हो? आप जानना चाहते हैं? हाँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं इतने साल कैसे रहा? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूं, न ही कुछ बताना। यार क्यों हो तुम ऐसी? बैठे हैं तो बात करो ना। हर वक्त चुप रहना या उलझी हुई सी बात करना जरूरी है क्या? कभी तो जो दिल में साफ कह दिया करो। राजवीर ने कहा, जब कहना चाहा तब आपने सुना नहीं। आज सुनना चाहते हैं तो मेरे पास कहने को कुछ भी रहा नहीं। क्या पिछली बातें भूल नहीं सकती तुम? आज के जो हालात हैं उन्हें सोचकर आगे नहीं बढ़ सकती? जिंदगी ने एक चांस दिया है फिर से सब सही करने का। मैं तैयार हूं। क्या तुम एक बार ठंडे दिमाग से इस बारे में नहीं सोच सकती? नहीं। क्यों? क्योंकि दो कमजोर लोग मिलकर एक मजबूत रिश्ता कभी कायम नहीं कर सकते। गलत बोल रही हो। न तुम कमजोर हो न ही मैं। हाँ, उस वक्त हालात कुछ जरूर गलत थे, या शायद हमारा इश्क कमजोर था। किसने कहा हमारा इश्क कमजोर था? नहीं, वो तो बेपनाह था। वरना आज भी एक दूसरे के दिल की धड़कन बन धड़क नहीं रहे होते हम। कुछ कमजोर था तो वो हमारा भरोसा, मेरा मेरी किस्मत पर और आपका आपकी मोहब्बत पर। आप हर समय अपना हक तलाशते रहे और मैं अपना वजूद, और बस एक कमजोरी ने हमारा रिश्ता कमजोर कर दिया। कहकर वो उठी और बोली, शाम हो गई है, कहीं रुकने की व्यवस्था अगर नहीं है तो रू के घर रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। कहकर वो आगे बढ़ गई। एक बार फिर सोच लो अमृता, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे का सबब बन जाते हैं। खुद समझ नहीं पा रही तो किसी से सलाह मशवरा कर लो। शख्सियत अपनी, वजूद अपना तो फैसला भी अपना। कल अगर पछताना भी पड़ा तो मलाल भी खुद पर होगा। अमृता ने उसकी तरफ देखकर कहा और आगे बढ़ गई। ऐसा तो मेरा फैसला भी सुनती जाओ। एक बार खो चुका हूं तुम्हें, किस्मत ने दोबारा मिलवाया है तो इस बार कहीं जहीं जाने दूंगा। लाख इनकार कर लो तुम, पिछली बैर की तरह इस बार भी तुम्हारे इनकार में इकरार न बदला तो मेरा नाम राजवीर सिंह चौधरी नहीं। कहकर अमृता के आगे होकर बच्चों की तरफ चल दिया। क्या राजवीर अपनी बात पर खरा उतर पाएगा? क्या वो अमृता को अपनी ओर कर पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदें के 48वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार फिर सोच लो अमृता, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे के सबब बन जाते हैं। खुद समझ नहीं पा रही तो किसी से सलाह मशवरा कर लो। शख्सियत अपनी, वजूद अपना तो फैसला भी अपना। अगर कल मलाल होगा तो खुद पर होगा। अमृता ने उसकी तरफ देखकर कहा और आगे बढ़ गई। ऐसा है तो मेरा भी फैसला सुनती जाओ। एक बार खो चुका हूं तुम्हें, किस्मत ने दोबारा मिलवाया है तो इस बार कहीं नहीं जाने दूंगा। लाख इनकार कर लो तुम, पिछली बैर की तरह इस बार भी तुम्हारे इनकार को इकरार में न बदला तो मेरा नाम राजवीर सिंह चौधरी नहीं। कहकर अमृता से आगे होकर बच्चों की तरफ चल दिया। अमृता उसे जाते हुए देखती रही। मन में एक बेचैनी से उथल पुथल मच गई थी। राजवीर की बातों और आंखों में आज वही जुनून नजर आया उसे जो सालों पहले था। वो अपनी धुन का इतना पक्का था कि वो जानती थी कि ही उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। कैसे समझाए और किस तरह बताए कि उसकी जिंदगी में अमृता की वापसी संभव नहीं है। क्यों तकदीर उसे राजवीर के सामने ले आई। पूरी दुनिया से लड़ सकती है पर एक उसके आगे ही कमजोर पड़ने लगती है। कैसे और किस तरह हिम्मत बटोर कर उसके सामने खड़ी हो पाती है। खुद को कठोर बनाए रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और उसे यह करना ही था। वो न तो अपनी बीती जिंदगी के पन्ने उसके आगे खोलना चाहती थी और न ही वो किसी से किसी पर भरोसा करना चाहती थी। और कुशल, जिसमें जान बसती थी उसकी जिंदगी कभी अपने जैसे नहीं चाहती थी। पिता नहीं है तो न सही पर माँ तो है उसके पास, और उसके हिस्से में जो माँ का प्यार है उसमें किसी तरह की हिस्सेदारी किसी को नहीं देगी। इस तरह कुशल का हक है कि वो हक केवल उसका ही रहेगा। कभी किसी हालात में उसे अकेला नहीं पड़ने देगी। कुशल उसकी कमजोरी था तो ताकत भी।
उसकी खुशी के लिए वो कभी किसी से लड़ सकती थी। अमृता ने खुद को कठोर किया और कुशल की उंगली थाम कर बोली, चल कुशल, अंधेरा होने वाला है, दूर भी बहुत आ गए हैं। ओके मम्मा। चल मिशी, चलिए पापा, ये हमारे साथ नहीं आ रहे। अमृता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही राजवीर बोल पड़ा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सच मान गई। अमृता ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। राजवीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे काम था तो मैंने कहा कि यहीं से वापस चला जाऊंगा, पर अभी फोन करके जाना कैंसिल कर दिया। 2-3 दिन यहीं रुक रहा हूं, सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे, मिशी, कुशल और उनके मम्मा पापा। अमृता की आंखों में गुस्सा उतर आया, पर दोनों बच्चों को खुशी से उछलते चिल्लाते हुए देखकर वो बोल नहीं पाई। राजवीर ने एक नजर उसे देखा, फिर बच्चों को हाथ थामकर अमृता की तरफ देखकर बोला, चलो जान, देर हो रही है। अमृता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बच्चों के साथ आगे बढ़ गया। अमृता वहीं पर खड़ी रही। राजवीर का ये रूप नहीं देखना था उसे। मम्मा आओ ना। मिशी की आवाज आई तो वो आगे बढ़ गई। दोनों बच्चे पीछे जाकर बैठ गए। राजवीर ने आगे का दरवाजा खोला और अमृता को बैठने का इशारा किया। जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, बंद कर दीजिए ये सब। अमृता ने उसके पास आकर कहा, कर दूंगा, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो। कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, न ही किसी तरह की कोई जिद। जितना बताना था बता चुकी, पर जो मुझे जानना है वो नहीं बताया। सोचना भी मत, वक्त ने कमजोर बेशक कर दिया मुझे, पर आज भी जिद का पक्का हूं मैं। बीवी हो मेरी, आज भी हक रखता हूं पूरे हक के साथ ले जाने का, पर यह वक्त का असर है जो अब राजवीर के अंदर सब्र और समझदारी दोनों आ गई है। सिर्फ हक की बात नहीं करता, अपना फर्ज भी समझता है और दूसरों की इच्छा का सम्मान भी करना जानता है। अमृता कुछ नहीं कह सकी, बस उसे घूर कर देखा और पीछे बैठ गई। राजवीर जानता था कि यही करेगी, आते समय भी पीछे ही बैठी थी और अब भी। राजवीर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मिरर ऐसे सेट किया कि अमृता साफ नजर आ रही थी। दोनों बच्चे अपनी बातों में लगे थे, वो चुपचाप बैठी थी। बात करने में तो पहले भी बहुत कंजूस थी, जब भी साथ रहते तो राजवीर ही बोलता था। पूछने पर कह देते कि राजवीर को सुनना उसे अच्छा लगता है, और अब खैर तो बात ही जुदा थी। दोनों के बीच की दूरियां जो आ गई थी उसे कम होने का बहुत समय जाएगा। कम होगी भी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। राजवीर ने धीमी आवाज में गाड़ी में गाना प्ले कर दिया, जरा देख मेरा दीवानापन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। हाँ सुन तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। ओ साथिया, साथिया रे साथिया। राजवीर ने गर्दन घुमाकर अमृता की तरफ देखा। उसने झट से चेहरा फेर लिया। मेरी आंखों ने भी देखा था वफा का सपना। मैंने सोचा था कोई होगा मेरा भी अपना। जख्म मुझको जो लगा है मैं दिखाऊं कैसे, अपनी मजबूरी भला तुझको बताऊं कैसे, अपना अफसाना सनम तुझको सुनाऊं कैसे। अमृता ने नजर उठाई तो मिरर में दोनों की नजरें मिल गई। बढ़ती जाए मेरी उलझन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। अपनी नजरों को बहारों का नजारा दूंगी, दिल की कश्ती को मोहब्बत का किनारा दूंगी। गाने के बोल अमृता की आंखों में नमी दे गई। झट से चेहरा फेर कर वो बाहर देखने लग गई। मैंने सोचा था कि पलकों में छुपाऊंगी तुझे, मैंने सोचा था कि सांसों में बसाऊंगी तुझे, अपने चाहत का मसीहा मैं बनाऊंगी तुझे। जरा देख ये मेरा ये पागलपन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। अमृता ने चेहरा फेर लिया और अपनी आंखों के बहाने से रोक नहीं पाई। राजवीर ने उसे छुप कर आंसू साफ करते देख लिया, जो उसके दर्द से रूबरू करवा गए। एकाएक गाड़ी रुकी तो अमृता ने सामने देखा। क्या हुआ? अमृता ने पूछा। जाम लगा है। ओह, तभी यह गाड़ी वापस घूम कर जाती दिखी, उसके पीछे एक और। ये गाड़ी वापस क्यों जा रही है? राजवीर ने कहा और फिर वापस जा रही गाड़ी को हाथ दिखाया और रोककर गाड़ी चालक से पूछा, क्या हुआ, वापस क्यों जा रहे हैं आप लोग? 1 किलोमीटर आगे बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है, जहां हटने में काफी टाइम जाएगा, इसलिए लोग वापस हो रहे हैं, कहकर वो चला गया। स्कूल के लिए तो यही एक रास्ता है, वेट करना ही होगा, राजवीर ने कहा और अमृता ने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते घंटा बीत गया, पर गाड़ी जरा भी नहीं आगे बढ़ी। पीछे और गाड़ियां आकर खड़ी हो गई सो अलग। बच्चे अब बोर होने लगे थे, वो दोनों भी बैठे बैठे उकताने लगे थे। अंधेरा गहराने लगा था और अब ठंड भी बढ़ रही थी। गनीमत थी कि गाड़ी के अंदर थे तो थोड़ी राहत थी, पर ठंड तो थी ही। देखते ही देखते 2 घंटे से ऊपर का समय बीत गया, पर कोई फर्क नहीं दिखा। मम्मा ठंड लग रही है, मिशी ने कहा।
ठंड तो सच में हो रही थी। अमृता ने अपनी सोच से दोनों बच्चों को उड़ा दिया। उसका फोन रिंग हुआ, देखा रू का फोन था। अमृता ने उससे बात की और सब बताया। रू से पता चला कि न्यूज में बताया गया कि सड़क खुलने में रात लग जाएगी, वो अगर उसी तरफ है तो कहीं रुक जाए, यहाँ से नहीं आ पाएगी। सब सुनकर अमृता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कई सारे ख्याल उसके दिमाग में एक साथ चलने लगे। बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, और फिर राजवीर भी साथ है, पूरी रात उसके साथ कैसे निकालेगी। किस्मत यूं उसके साथ खेल खेलने पर आमादा रहती है। उसे आज तक समझ नहीं आया कि कहाँ वो राजवीर से सामना न हो उसकी हर संभव कोशिश करती है, और कहाँ आज किस्मत उसे इस तरह उसके साथ रुकने पर विवश कर रही थी। पिछले 3 घंटे से गाड़ी में उसकी मौजूदगी में खुद को सहज रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी उसके लिए। किसी तरह बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर वो राजवीर की मौजूदगी से अपना ध्यान हटा रही थी। राजवीर के लिए भी आसान कहाँ था। बेशक अमृता ने उससे जो कहा हो, अमृता को तोड़ने और खुद के सवालों के जवाब के लिए उसे ऐसा करना जरूरी लगा, पर कहीं ना कहीं इतने लंबे वक्त में उन दोनों के बीच एक अनदेखी दीवार तो खड़ी कर ही दी थी। राजवीर के लिए कहाँ आसान था कि पहले इस तरह सहज हो पाना। यह झिझक ने अपनी जगह बना ली, और दरमियान अमृता वहीं थी। और सिर्फ अमृता के लिए ही नहीं, राजवीर के लिए भी असहजता का सबब था। अमृता उसके दिल में है, प्यार है उससे, आज भी यह बात अलग थी। पर जब तक कुशल की सच्चाई और अमृता की पिछली जिंदगी के राज उसके सामने उजागर नहीं होते, अमृता ने कुछ सोचने जैसे उसे गलत लग रहा था। क्या हुआ, क्या कहा रू ने? अमृता को चिंतित देखकर राजवीर ने कहा। अमृता ने उसे सब बता दिया। तो अब वापस ले ले गाड़ी, देखते हैं कोई लॉज या होटल में कमरा मिल जाए। नहीं, अमृता एकदम से बोली। राजवीर ने चौंक कर उसे देखा। यहीं रुकते हैं गाड़ी में, कुछ देर में रास्ता खुल जाएगा। पर तुमने ही बताया कि सुबह तक खुलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अमृता, बच्चों को परेशानी होगी, राजवीर ने कहा। नहीं होगी, मैं ध्यान रख लूंगी, अमृता ने कहा। मम्मा, भूख लगी है, कुशल ने कहा। देखो, बच्चों को भूख भी लगी है। अमृता ने बाहर झांक कर देखा। आते जाते गाड़ियों के अवागुप अंधेरा ही था। एक एक कर सभी गाड़ियां वापस जा रही थी। अगर वो अकेले रह गए तो ये खतरा भी हो सकता था। मम्मा, भूख लगी और नींद भी आ रही है। अमृता, चलते हैं। आई नो तुम क्या सोच रही हो, 2 कमरे ले लेंगे, पर चलते हैं बच्चों के लिए। अमृता ने बच्चों को देखा, थके से लग रहे थे और आंखों में नींद से बोझिल भी लग रही थी। इतने खेले उस पर यहाँ बैठे अलग और थक गए होंगे। चलें, राजवीर ने पूछा। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। राजवीर ने कुछ देर उसके जवाब का वेट किया और फिर गाड़ी स्टार्ट कर वापस घुमा ली। अमृता ने अब उसे कुछ नहीं बोला। कुछ देर के बाद वो एक लॉन्च के बाहर रुके। राजवीर बाहर आकर अंदर आया और थोड़ी देर में वापस आया। आओ चलो, दरवाजा खोलते हुए कहा। कमरा मिला, अमृता ने पूछा। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर हामी भरी और कुशल को गोद में उठा लिया और सो चुका था। अमृता मिशी को लेकर बाहर आई और राजवीर के पीछे चल पड़ी। स्टाफ ने आकर कमरा खोला और सभी अंदर आ गई। राजवीर ने पार्थ को बेड पर सुलाया और अमृता से बोला, फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। कहकर वो बाहर निकल गया। अमृता ने मेसी की तरफ देखा। नींद आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, तब तक खाना आ जाएगा, खाकर सोना। कहकर वो उसे बाथरूम में लेकर चली गई। बाहर आई तो स्टाफ ने डोर नॉक किया। अमृता ने दरवाजा खोला। सर ने हीटर के लिए कहा था, स्टाफ ने कहा और अंदर आ गया। सर के कमरे में भी एक रख देना, अमृता ने कहा। उसे पता था कि राजवीर को बहुत ठंड लगती है और तबीयत भी बिगड़ जाती है। रू ने गांव में देखा था उसे। सर का कमरा? स्टाफ ने हैरानी में उसे देखा। मेरा मतलब दूसरे कमरे में जो लिया है, पर यहां तो सर ने एक ही कमरा लिया है। क्या जी, क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं, आप जाइए। वो बाहर चला गया। तभी राजवीर अंदर आया और अमृता को खाने के बैग्स थमाकर वॉशरूम में चला गया। अमृता के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। एक ही कमरा, अभी तक यहीं खड़ी हो, खाना नहीं लगाया। कहते हुए खाना खाने आया और खाना लेते हुए बोला, मैं लगाता हूं, तुम पार्थ को जगा दो। भूख लगी थी उसे। मिसी, आ जाओ यहाँ। मिसी वहां आकर बैठ गई और अमृता कुशल को जगाने लग गई। मन में अलग अलग बातें चल रही थी। कुशल को लेकर आई और खिलाने लगी। दोनों बच्चों को खिलाकर उनके हाथ मुंह साफ कर कर बेड पर लाकर सुलाने लगी। तुम भी खा लेती, बच्चों को मैं सुला देता हूं। भूख नहीं है, मैं सुला दूंगी, आप अपने कमरे में जाइए। मैं जा ही रहा था, तुम खा लेती। किस कमरे में जा रहे थे आप? भूख तो एक ही किया है, अमृता खड़े होते हुए थोड़े गुस्से में बोली, जिससे दोनों बच्चे उठकर बैठ गई। अभी पूरी नींद में नहीं गए थे। मम्मा, क्या हुआ? दोनों एक साथ बोले। कुछ नहीं, आप लोग सोइए,
राजवीर ने आकर उन्हें सुलाते हुए कहा। वो समझ गया था कि अमृता का गुस्सा। एक ही कमरा खाली था। राजवीर ने उसकी तरफ धीरे से कहा, तो नहीं लेते, कहीं और देखते। धीरे से बोलो, बच्चों को सोने दो। अमृता ने गुस्से से जबड़ा भींच लिया। राजवीर दोनों को ढककर उनके सर पर थपकी देने लगा और बोला, सारे होटल लॉज तो घूम लिए, कहीं कमरा खाली नहीं था। मुश्किल से मिला, यहाँ वो भी डबल चार्ज करके। कमरा खाली ही नहीं था कोई। वो तो ये कमरा उनके किसी स्पेशल गेस्ट हैं जिनके नाम पर हमेशा बुक रहता है, चाहे वो आए या ना आए। बड़ी मिन्नत की, डबल चार्ज का लालच दिया, कहा कि फन के बीवी बच्चे साथ हैं, मैं कहाँ रहूंगा उनके साथ, तब जाकर दिया उन्होंने। अमृता ने सुना पर कहा कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे यहाँ रुकने में दिक्कत है, समझता हूं, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ नहीं रुक रहा, गाड़ी में ही कर लूंगा एडजस्ट, तुम बच्चों के साथ रुको। कहकर अमृता की तरफ मुड़ा पर वो वहां नहीं थी। राजवीर ने हैरानी में सब तरफ देखा, अमृता कहीं नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर गई, जो दरवाजा खुला हुआ था। राजवीर के हाथ उसके माथे पर चले गए। अमृता बाहर चली गई क्या? क्या एक नजर बच्चों की तरफ देखकर जो सो रहे थे वो कमरे से बाहर निकल गया? अमृता एकदम से कहां चली गई थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 49वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता रूम से निकलकर बाहर आ गई थी। राजवीर को जब पता चला तो वो उसे ढूंढते हुए बाहर आया। देखा अमृता लॉज के बाहर गार्डन एरिया में एक बेंच पर बैठी थी। यहाँ क्या कर रही हो? ठंड में बीमार होना है क्या? अमृता ने सुना पर न गर्दन उठाई और न ही कुछ बोली। कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्या मतलब यहाँ इस तरह आने का? जवाब दो। अमृता ने जब भी कुछ नहीं कहा तो गर्दन झुकाए बैठी रही। मुझसे परेशानी है तुम्हें तो कहा ना कि मैं मैनेज कर लूंगा। उठो और बच्चों के पास जाओ। अमृता की तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी जिद्दी हो? उठो, जाओ, बच्चे अकेले हैं। राजवीर ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा। अमृता ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। डोंट टच मी, अपनी हद में रहिए मिस्टर राजवीर सिंह चौधरी। अमृता की आंखों में लाली उतर आई थी, जिसे देखकर राजवीर हैरान था। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें मुझे अपनी हद याद दिलानी पड़ रही है? राजवीर ने भी बराबरी में कहा। अमृता ने उसे गुस्से में देखा और बोली, कह चुकी हूं कि मुझसे दूर रहिए तो क्यों चले आते हैं बार बार? एक बार दर्द देकर मन नहीं भरा जो बार बार जख्मों को छेड़ने चले आते हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहिए और उसके मन में जो भी उम्मीदें जगाई है ना आपने, इससे पहले कि वो बड़े, उन्हें आज से आज यहीं पर तोड़ दीजिए। अपना टूटना सह गई पर अपने बच्चे का टूटना नहीं सह पाऊंगी। प्रेमिका थी तो माफ कर दिया, लेकिन एक माँ कभी माफ नहीं करेगी। चले जाइए यहां से और कभी नजर मत आइएगा। अमृता ने कहा और चेहरा फेर कर खड़ी हो गई। क्या लगता है तुम्हें हर बार जो तुम कहोगी वही होगा? मैं दर्द दे रहा हूं कुशल को या तुम? जख्मों की बात करती हो तो इस दिल पर कम नहीं लगे हैं। फर्क बस इतना है कि तुम गुनवाती हो और मैं नहीं। आज जो भी हालात है तुम्हारे मेरे, अगर उसका कसूरवार मैं हूं तो तुम कम नहीं हो। फर्क इतना है कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और तुम इल्जाम लगाती हो। खैर, इन बातों का बहस नहीं करना चाहता मैं। अपने बच्चे के लिए मैं फिर से उन दोनों को मौका देना चाहता था, पर क्योंकि तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं बाध्य नहीं करूंगा। आजाद हो तुम अपने फैसले लेने के लिए, पर अब से पार्थ मेरे पास रहेगा। जियो तुम अपनी जिंदगी। आप होते कौन है मेरे बच्चे की जिंदगी का फैसला लेने वाले? अमृता ने एकदम से पलट कर बोला। जितना हक तुम्हें है उतना मुझे भी है, उसका बाप हूं मैं। नहीं है। कितनी बार कहा कि आप उसके बाप नहीं है, वो आपका बेटा नहीं है। मेरा नहीं है तो किसका है? ये मत कहना कि तुमने शादी कर ली और कुशल तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड की संतान है। राजवीर ने उसकी ओर देखकर आंखों में देखते हुए कहा। क्यों? शादी क्या केवल आप कर सकते हैं, मैं नहीं? अमृता बराबरी में बोली। की है शादी तो हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा? अकेले क्यों रह रही हो यहाँ? आप अकेले क्यों हैं? कहाँ है आपकी वाइफ? तुम जानती हो, बता चुका हूं। हाँ तो मेरी भी सुन लीजिए। नहीं निभा पाई उससे, नहीं कर पाई वफा, खुश नहीं रख पाई उसे जिसमें उसके पास था, पर मन नहीं और नहीं सह पाया और मुझे छोड़ गया। अमृता ने कहा तो कुछ पल वो शांति पसर गई। राजवीर बुत बना बस उसे देखता रहा, फिर एकदम से पीछे हटते हुए गर्दन हिलाकर बोला, नो नो, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। आपको मैं सच्ची कब लगी? हर बार तो झूठा ही बनाया है मुझे।
हाँ, क्योंकि तुम झूठ बोलती हो बार बार। हर बार झूठ बोला है तुमने मुझसे। राजवीर ने पलट कर उसे देखते हुए कहा। प्यार होते हुए भी झूठ बोलकर नकारती रही। स्वीकारा भी तो अपना सच कभी नहीं बताया। झूठ कहा कि अनाथ हो, तुम्हारे झूठ ने सब बिगाड़ा है। अगर उस दिन तुम झूठ नहीं कहती तो आज सब यह हालात न होती। और बेशर्मी तो देखो कि आज भी अपने झूठ पर कायम हो। उस रात तुम मेरे साथ नहीं थी। कुशल मेरा बेटा नहीं है और अपने झूठ को सच बताने के लिए कितने ही मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। झूठी हो तुम। झूठ झूठ बोलने और सच छिपाने में बहुत फर्क होता है राजवीर सिंह चौधरी। झूठ इंसान अपने शौक में बोलता है और सच मजबूरी में छिपाता है। पर आप ये नहीं समझ सकते। सच सुनना है ना आपको तो सुनिए। थी मैं उस रात आपके साथ। आपकी तकलीफ देखकर निभाया मैंने अपना पत्नी धर्म। सौंप दिया खुद को पूरे विश्वास से आपको। कहते हुए अमृता की आंखों में एक नमी तैर गई। राजवीर ने उसे देखा तो उसकी ओर बढ़ा, पर अमृता ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। नहीं, आज नहीं है हक आपको मेरे करीब आने का। दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी कोई फिल्म नहीं कि अपनी सुविधा अनुसार उसमें कोई बदलाव संभव हो। जरूरी नहीं कि उस रात हम एक हुए तो कुशल उसी की देन है। यदि ऐसा होता भी तो उसे मैंने पाला है। दुनिया के ताने उल्हाने मैंने सहे हैं। उसकी परवरिश में अपना सर्वस्व लुटाया है मैंने। धूप में जली हूं उसे छांव देने के लिए। तिल तिल मरी हूं उसे जिंदा रखने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी संतान है। किसी का उस पर कोई अधिकार नहीं है। और अगर किसी ने उससे मुझे छीनने की कोशिश की तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहते हुए उसकी आंखों में एक दर्द की लहर उतर आई। राजवीर ने भी महसूस किया उस दर्द को। मैं पूछता हूं कि इन सब में मैं कहाँ कसूरवार था। अगर तुम मुझे बताती तो क्या अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालता मैं। मुझे तो मौका ही नहीं दिया तुमने और आज गैर जिम्मेदार ठहरा दिया। तुमने जो कुछ सहा उसमें मैं भागीदार न सही, पर सहा मैंने कम नहीं है। रोज एक नई मौत मरा हूं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे बिना ये वक्त किस तरह कटे है मेरे। वो तो हर पल तुम्हें कसूरवार ठहरा कर खुद को जिंदा रखे हुए रहा था। कभी तो जिंदगी मुझे तुमसे मिलवाएगी। अगर मुझे कुशल को लेकर जरा सी भी कोई भनक होती तो दुनिया जहान एक कर देता तुम्हें ढूंढने को। किया तो मैं तब भी, पर तुमने अपने पीछे कोई निशानी ही नहीं छोड़ी। आज जब कुशल के बारे में जाना तो वही तकलीफ महसूस कर रहा हूं जो तुमने सही। हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। आप समझते क्यों नहीं है कि कुशल आपका बेटा नहीं है। पर अभी तो तुमने कहा। मैंने कहा होता भी तो क्यों आपको बार बार मुझसे सवाल करना होता है। अपने प्यार के नाम पर सिर्फ जबरदस्ती हक जताने और सवाल करने के अलावा आपने किया ही क्या है आज तक। क्यों कभी मुझे समझने की, मुझ पर भरोसा करने की कोशिश नहीं की। पहले भी वही किया आपने और आज भी वही कर रहे हैं। आपके सर की कसम खाई थी मैंने कि कुशल आपके संतान नहीं है। क्यों नहीं भरोसा कि आपकी झूठी कसम कभी नहीं खा सकती मैं। क्यों बार बार एक ही सवाल कर मुझे दर्द देने चले आते हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। कहकर वो आगे बढ़ गई। भरोसा क्या केवल मेरा कमजोर था। क्या कभी तुमने मुझे समझा। राजवीर की आवाज ने अमृता के कदम रोक दी, पर वो उसकी तरफ नहीं घूमी। उसे देखकर राजवीर आगे बोला। उस दिन सबके सामने मेरा तुमसे सवाल करना गलत लगा तुम्हें, और तुमने मेरी सजा मुकर्रर कर दी। न मुझे समझने की कोशिश की और न ही मैं समझा सकूं कि तुम्हें ऐसा मौका दिया। मैंने सवाल इसलिए नहीं किया था कि मुझे शक था तुम पर। इसलिए किया कि वहां खड़े हर इंसान को जो तुम पर उंगली उठा रहा था मुंह तोड़ जवाब मिले तुम्हारे जवाब से। पर तुमने तो वहां मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बीती होगी मुझ पर। कहते हुए राजवीर की आंखें झिलमिला गई। आंसू तो अमृता की आंखों में भी भर आए, जिन्हें पलकें मूंद कर वो पी गई थी। तुम्हारी आंखें बहुत बात करती। तुम्हें तो जुबान की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी आंखें पढ़कर तुम्हारे दिल का हाल जान लेता हूं मैं। अमृता की आवाज सुनकर राजवीर की उसकी नजर दौड़ाई। अमृता उसे ही देख रही थी। ये आप ही कहा करते थे ना कि राजवीर सिंह चौधरी। पर यह सब सिर्फ कहने की बात थी। सच में इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं था। मेरी मजबूरी ने मेरे लब सील दिए थे, पर आंखें मेरे दिल का हर बयान कर रही थी। आस थी कि आप समझ लेंगे मेरी व्यवस्था और अपने भरोसे से सब लांछन का जवाब देंगे। मेरे राजवीर जो हमेशा मेरी अनकही बातें समझ जाते थे, आज भी मेरी चुप्पी समझ जाएंगे। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने सवाल किया और जिसके जवाब नहीं दे सकती थी और मैं नहीं देख सकी, तोड़ गया वो सवाल करना मुझे और मेरे भरोसे को।
जान सकता हूं कि क्या मजबूरी थी? क्यों? सिंह साहब ने नहीं बताया आपको? उनसे जाकर पूछिए, कहकर अमृता तेजी से आगे बढ़ गई। वो कमरे में आई तो दोनों बच्चे सो रहे थे। अमृता ने आसिक के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कुशल को धीरे से उठाया। उसने नींद से ही आंखें खोली, पर कुछ कह पाता उससे पहले अमृता उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो। कुशल अर्ध निंद्रा में अमृता के साथ चल पड़ा। वो दोनों दरवाजे पर पहुंचे थी कि राजवीर ने सामना हो गया। मैं मिशी की मां नहीं हूं। उस मासूम के मन में बहुत सी आस जगने लगी है। इससे पहले कि उसकी आस टूटे और संभल न पाए, उसे कहीं दूर ले जाइए, मुझसे दूर ले जाइए, कहकर अमृता एक तरफ निकल गई। कुशल आधी नींद में था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। दोनों दो कदम आगे ही बढ़े होंगे, राजवीर ने अमृता की बांह पकड़कर रोक दिया। अमृता ने उसकी तरफ देखा। अधिकार नहीं जता रहा हूं। वो राजवीर कोई और था, जो सिर्फ हक जताता था या सवाल करता था, पर समय ने उसे वो सब सिखा दिया जो तब नहीं आता था उसे। तुम दोनों इस वक्त मेरी जिम्मेदारी हो, और इतनी रात गए तुम्हें अकेले कहीं न जाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं, कहकर उन दोनों को कमरे के अंदर करके बोला। हालांकि जानता हूं कि ऐसा नहीं करोगी, पर फिर भी कोई जरूरत हो तो फोन कर देना, कहकर दरवाजा बंद कर कर वहां से चला गया। अमृता कुछ देर वहीं खड़ी रही, बंद दरवाजे को देखती रही। फिर उसका ध्यान कुशल पर गया, जो नींद में इधर उधर लुढ़क रहा था। अमृता ने उसे लाकर बेड पर सुलाया और वहीं उसके पास बैठ गई। क्या अमृता रात को दोबारा से राजवीर के पास जाएगी, या फिर उनकी कोई बात नहीं होगी? राजवीर वहां से चला जाएगा या फिर सुबह उनको छोड़ने जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार के सरहदों के 50वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब राजवीर इधर आ गया था तो अमृता और राजवीर के मन में दोबारा से ख्याल उत्पन्न हो गए थे। वो पिछली बातें फिर से याद करने लगे थे। सुबह अमृता की आंखें खुली तो उसने खुद को राजवीर के कमरे में पाया। एक पल वो चौंकी, पर अगले ही पल राजवीर की करीबी ने एहसास उसे रात का वाकया याद दिलाया। एक ठंडी सांस भरते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली। अपनी आंखें खोल उसने राजवीर की तरफ देखा, जो उसे बाहों में भरकर निश्चिंत सो रहा था। माथे पर बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान सजी थी, जो बहुत आकर्षक लग रहे थे। राजवीर के रूप पर तो अमृता बार बार मोहित हो जाती थी, और आज जब इसके इतने करीब देख रही थी तो देखती रह गई। एक पल को उसे ये सब सपना लगता कि जैसे साधारण सी लड़की को कोई कैसे इस तरह चाह सकता है, वो भी राजवीर, जो किसी भी तरह से किसी राजकुमार से कम नहीं था। कभी कभी तो घबराहट होती कि कहीं सच में ये सपना तो नहीं, अंदर तक कांप उठती। इतनी मुद्दतों के बाद तो उसकी जिंदगी में प्यार आए है, जिसे वो कभी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। अपने मन में इस डर से वो हर पल जूझती रही, पर राजवीर की आंखों में खुद को देखती तो सब डर कहीं गुम हो जाते थे। सोए हुए राजवीर पर उसकी नजर जमी थी। आज उन दोनों ने जो कुछ एक दूसरे से पूर्ण रूप से सौंप दिया था, इसने अमृता के मन में अपने रिश्ते की मजबूती को एक नया आयाम और नया विश्वास दिया था। उनका रिश्ता अब परिपूर्ण था। अब शायद उसे खो देने का उसके मन में पूरी तरह से निकल जाए। यह सब सोचते हुए अमृता की नजर राजवीर पर जमी थी। उसके सांसों का गर्म स्पर्श वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसे अपनी स्थिति का भान हुआ तो बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। चेहरे पर लाज की लालिमा ने कब्जा जमा लिया। उसने तुरंत उठना चाहा, पर राजवीर ने उसे अपने बाहुपाश में जकड़ रखा था। उसकी नींद न खलल पड़े, इसके लिए बड़े आराम से उसने खुद को राजवीर से आजाद किया और उठकर बैठ गई। समय देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। सबके उठने से पहले उसे इस कमरे से चले जाना चाहिए था, नहीं तो किसी ने देख लिया तो सब सवाल करेंगे, जिसके जवाब राजवीर को ही देने तो सही थे, पर इसके लिए उसे किसी भी तरह मजबूर नहीं करना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि रात के वायके को लेकर किसी भी तरह के गिल्ट में आई और किसी के दबाव में पड़े। एक नजर राजवीर पर डाली, वो उठी और अपने कपड़ों को ठीक कर दबे पांव से कमरे से बाहर आ गई। वो ध्रुवी के कमरे की ओर जा रही थी कि कुछ ध्यान आया। वापस मुड़कर वो अपने उस कमरे की ओर बढ़ी जहां राजवीर ने भनुबा को बंद किया था। उसने दरवाजा खोला। भनुबा वहीं दरवाजे के पास बैठी सो रही थी। उसे देखकर अमृता की आंखें गुस्से से दहक उठी और उससे भी ज्यादा उसे उस पर घिन हो रही थी। भनुबा को कुछ आहट हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। राज, कहकर वो झटके से उठी और खड़ी हुई, पर सामने अमृता को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुम यहां क्या कर रही हो? राज कहाँ है? भनुबा ने पूछा। अमृता की, जिसकी नजर आग उलग रही थी, सीधे खींचकर एक झापड़ भनुबा के गाल पर जड़ दिया। भनुबा स्तब्ध सी, कुछ समझ पाती उससे पहले अमृता गुस्से और हिकारत से उसे देखते हुए बोली, तुम सच में एक लड़की हो? छी,
कहकर वो वापस मुड़ गई। उसके जाते हुए बनबा को एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आई। राज। बनबा को आंखें बड़ी हो गई। 1 मिनट। बनबा ने अमृता को आवाज दिया। अमृता ने रुक कर उसे देखा। बनबा उसके पास आई और उसके बाले पीछे कर कर उसे देखा। उसके गर्दन कंधे पर लाल निशान देखा और बनबा की आंखें दहक उठी। कहाँ थी तुम? मेरे राजवीर के साथ? नहीं, अपने पति के साथ। अमृता ने उसे देखा और उसका हाथ झटक कर बोली, तुमने जो गड्ढा उन्हें गिराने के लिए खोदा था वो खाली ही होगा। अभी जाकर अभी दफन हो जाओ उसमें, क्योंकि उन पर जो मेरे प्यार का नशा है उसके ऊपर कोई और नशा कभी काम नहीं करेगा। कहकर अमृता वहां से चली गई। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था, जो कहीं ना कहीं राजवीर की ही देन थी, जो उस हालात में होने के बावजूद किसी और के सामने तो क्या, अमृता के सामने भी उसके अपना संयम नहीं खोया। बनूबा अंदर तक जल गई। क्या सोचा कि उसने और क्या हो गया। उसने चाल उन दोनों के लिए चली थी और उल्टा वो एक हो चुके थे। कमरे में आकर उनके पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ दिया और उसके भीतर की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। इधर अमृता ध्रुवी के कमरे में वापस आ गई थी। ध्रुवी अभी भी सो रही थी। अमृता की ध्रुवी की अलमारी में एक ड्रेस ली और नहाने चली गई। वो बाहर आई, अब तक ध्रुवी जाग गई थी। अमृता ने उसे देखकर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। ध्रुवी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और बाथरूम में चली गई। दोनों रेडी होकर नीचे आई। कामिनी जी अब तक नौकरों से नाश्ता लगवा चुकी थी। बलबीर जी आए तो वहां कामिनी जी ने ध्रुवी और अमृता से नाश्ते के लिए करने के लिए कहा। भाई कहाँ है? सो ही रहा है लगता है। तुम लोग नाश्ता कर लो, फिर जाकर देखती हूँ। कामिनी जी बोली। माँ, आप बिना भाई की शादी करा दो, फिर ये सब काम भाभी देखेंगी। ध्रुवी ने चुपके से अमृता के गुदगुदी करते हुए कहा। अमृता ने किसी तरह खुद को संभाल लिया और उसे घूर कर देखा। कह तो रही हूं, भनुबा और उसके घर वाले भी तैयार हैं, पर ये माने तब ना। कामिनी जी ने कहा। अमृता को एक चुभन सी हुई, पर उस भाव को उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। ध्रुवी, देर हो रही है। कुछ देर के बाद अमृता बोली। हाँ, चलती हूँ। कहते हुए ध्रुवी उठी और उसके साथ बाहर निकल गई। जाते हुए अमृता ने वापस घूम कर देखा, पर राजवीर शायद अब तक सो ही रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई और ध्रुवी के साथ चली गई। शाम के समय में अमृता मार्केट से सामान लेकर लौट रही थी कि एकदम से गाड़ी आकर उसके सामने रुक गई। अमृता ने चौंक कर देखा। राजवीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे देखकर बोला, गाड़ी में बैठो। अमृता के मन में हलचल सी होने लगी। जाने क्यों उसकी नजर उठ रही थी राजवीर की तरफ। राजवीर ने कुछ देर उसे देखा और फिर बोला, अमृता बैठो अंदर। अपना थूर निकलते हुए बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई। राजवीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसकी तरफ देखा। अमृता गर्दन झुकाए बैठी अपने हाथ में पकड़े सामान के बैग को कुरच रही थी। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अमृता ने कुछ नहीं बोला, नहीं उसकी तरफ देखा। कहते भी क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोलती तो वो वैसे भी बहुत कम थी, पर अभी भी राजवीर के सामने उसे कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे। न उसकी तरफ देख पा रही थी। वो जो कुछ भी खुद से उसके गले से भी नहीं लगती थी। राज खुद उसके आगे होकर अपनी सहमति दे रही थी। जाने क्यों अमृता अपने आप में सिमटती जा रही थी। राजवीर ने उसे चुप देखा तो आगे कुछ नहीं कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद गाड़ी रोकी और अमृता की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से बैग लेकर पीछे रखकर उसे बाहर आने के लिए कहा। अमृता बाहर आकर खड़ी हुई। राजवीर ने उसका हाथ थामा और उसे लेकर आगे बढ़ गया। उसी जगह पर आकर बैठा जहां वो अक्सर शाम को आकर बैठते थे। ढलते सूरज की लालिमा चहु और फैलकर विदा मांग रही थी। दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी, इतनी कि कोई सांसों की आवाज भी सुन ले। राजवीर को खुद से नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे। ये सब जो हुआ और जैसे हुआ उसने इस तरह कभी नहीं सोचा था। इस तरह कमजोर पड़ जाएगा अमृता के आगे और खो देगा खुद से नियंत्रण। ये बात उसके लिए अनअपेक्षित थी। बीवी हो तुम मेरी अमृता। राजवीर ने अपनी खामोशी तोड़ी और अमृता की तरफ देखा, जो अभी भी गर्दन झुकाए बैठी वहां पर घास तोड़ रही थी। क्यों इतनी असहज हो रही हो? हस्बैंड वाइफ में यह नॉर्मल है। अमृता अब भी कुछ नहीं बोली तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा और चेहरा अपनी ओर करके बोला, भरोसा नहीं है मुझ पर? शक है कि मैं बदल जाऊंगा? अमृता ने उसकी आंखों में देखा और उसके गले लग गई। अमृता का यह मौन राजवीर को राहत दे गया, जिसने बिना कुछ कहे अपना भरोसा जता दिया था। मैं तुम्हें किसी भी हालात में रुस्वा नहीं होने दूंगा अमृता। जो कुछ हुआ वो नॉर्मल होता है, हमें खुशी देता अगर हमारी शादी का पता होता सबको। दूसरे नहीं जानते लेकिन हम तो जानते हैं, तो फिर ये असहजता, ये सकोचाहट क्यों? तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा संपूर्ण हक है और ये हक ही तो सौंपा है एक दूसरे को। राजवीर ने उसे बाहों में समेटते हुए कहा। फिर कुछ देर उनके बीच खामोशी पसर गई।
और फिर दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मैं मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ। अमृता की आवाज ने राजवीर की तंद्रा भंग कर दी। उसने अमृता से खुद से अलग किया और उसका चेहरा देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं आपके नाम का सिंदूर मांग में सजाना चाहती हूँ राजवीर। सजना चाहती हूँ सभी सुहाग की निशानियों से, और पूरे हक से आपकी बाहों में बाहें डाल बेफिक्री से घूमना चाहती हूँ। वैसे, अमृता ने एक और उंगली पॉइंट करते हुए कहा। राजवीर ने उस दिशा में गर्दन घुमाई। ब्रिज के पास एक नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे की बाहें थामे टहल रहे थे। राजवीर ने कुछ क्षण उन्हें देखा, फिर मुस्कुराकर अमृता की ओर और एकदम से उठकर खड़ा हुआ। अमृता की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, चलो। कहाँ? अमृता ने हैरानी में पूछा। मेरी जान ने पहली बार मांगा है मुझसे कुछ। इतना भी कंगाल नहीं कि एक चुटकी सुंदर और ये सुहाग की निशानियां न दे सकूं उसे। राजवीर, अमृता अब भी हैरान थी। चलो जान, आज के आज सबको सब बता देते हैं। डैड तो जानते ही हैं, बचे माँ और ध्रुवी। ध्रुवी तो सुनते ही खुश हो जाएगी, और माँ, उन्हें मेरी खुशी से बहपत होती खुशी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये सब जानकर उन्हें कोई सदमा लगेगा। कहते हुए राजवीर ने उसका हाथ थाम और खड़ा किया और साथ लिए घर की ओर बढ़ गया। बीच रास्ते में अचानक से उसने ब्रेक लगाई। क्या हुआ? ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? राजवीर ने अमृता की तरफ देखा और बोला, ऐसे नहीं। अमृता अब भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। राजवीर ने गाड़ी घुमा दिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही गाड़ी एक मॉल के आगे आकर रुक गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? बाहर आओ, बताता हूँ, राजवीर ने कहा, और दोनों बाहर आकर मॉल के अंदर चले गए। राजवीर ट्रायल रूम के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला और अमृता बाहर आ गई। लाल रंग की चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी जो उस पर बहुत ज्यादा फब रही थी। ब्यूटीफुल, राजवीर ने कहा तो अमृता की नजर उस पर जम गई। राजवीर उनके पास आया और अपनी हथेली खोलकर उसके आगे कर दी। अमृता ने उसे देखा। उसके हाथ में सिंदूर की डब्बी और मंगलसूत्र था। ये कहाँ से लाए आप? जब तक तुम चेंज कर रही थी मैं खरीद लाया। कहकर उसे पहनाने लगा कि एकदम से रुक कर बोला, नहीं, ये मैं तुम्हें पूरे परिवार के सामने पहनाऊंगा। कहकर उसने बंद कर कर वापस बैग में रख लिया। अमृता ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई। राजवीर ने वहां पेमेंट की और दोनों घर की तरफ निकल गए। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके राजवीर अमृता का हाथ थामे अंदर की ओर बढ़ गया। उसके पीछे चलते हुए घबराहट अमृता के मन में जगह बना रही थी कि राजवीर की हथेलियों की गर्माहट इस घबराहट को शांत किए दे रही थी। घर के बाहर आकर राजवीर रुका और बोला, 10 मिनट यहीं रुको, मैं भी अंदर गया और सबको लेकर आया। इस घर की बहू पूरे रीति रिवाज के साथ घर के अंदर प्रवेश करेगी। अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजवीर अंदर जाने लगा, पर फिर उसके पास धीरे आकर बोला, इसके बाद तुम्हारे साथ मुझे एक हक मुझे भी मिलेगा, जानती हो क्या? अमृता ने नाम में गर्दन हिलाई। राजवीर शरारत से मुस्कुरा कर बोला, मुझे हक मिल जाएगा कि जहां चाहूं, जैसे चाहूं अपनी जान पर अपने प्यार का हक जता सकता हूं। अमृता का चेहरा दहक उठा। उसने झट से गर्दन झुका ली। ये देखकर राजवीर हंस दिया। आता हूं। राजवीर अंदर चला गया, पर अमृता को अपने एहसासों का सरोबार कर गया। नए जीवन के दहलीज पर खड़ी अमृता के मन में जहां एक और नए जीवन की उमंग थी, वहीं दूसरी ओर राजवीर के एहसासों ने उसे पेट पर तितलियां उड़ने लगी थी। दरवाजे पर हुई दस्तक ने अमृता को वर्तमान का बोध करवा दिया। उसने आकर दरवाजा खोला। सामने शिवेन खड़ा था। चलो, रास्ता खुल गया है, कहकर शिवेन अंदर आया और कुशल को गोद में लेकर बाहर जाते हुए अमृता से बोला, रेडी हो जाओ, गालों पर आंसुओं के निशान है। वो आगे बढ़ गया। राजवीर उसको सूखो आंसू देख सकता था और इस बात से अमृता की आंखें फिर नम कर गई। राजवीर वापस आया और मिशी को गोद में उठाकर अमृता से चलने के लिए कहा। अमृता आई और बच्चों के पास आकर बैठ गई। वो दोनों अभी तक सो रहे थे। सुबह के आगमन के साथ ही राजवीर ने उन सबको रूह के घर पर छोड़ा और गाड़ी घुमा दी। दोनों ही बच्चे आधी नींद में थे तो इस पर ठीक तरह से रिएक्ट नहीं कर पाई। अमृता उसे लेकर अंदर चली गई। क्या होगा अब? क्या अमृता नई नवेली दुल्हन बनकर उनके घर जाएगी या उससे पहले कुछ बवंडर हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ।